हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, नीट एग्जाम के बारे में। आपके नीट के फॉर्म आ चुके हैं और उसी में जो नीट फॉर्म को भरने के लिए जो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और अभी इस वीडियो में मैं फॉर्म के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जो है डेमो फॉर्म भर के भी दिखाया जाएगा नीट का फॉर्म। तो इसलिए आप लोग अभी जल्दबाजी मत करिएगा कि अभी आपके पास 1 महीने का पर्याप्त समय है, जिसका आप जो है अभी जो 2-3 दिन हुआ है, तो अभी आप कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। आराम से आप भरिएगा सारी चीज़ें जानने के बाद। बेखामों का जल्दबाजी में गलतियां करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, कहाँ क्या भरना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कोई भी डाउट आपका नहीं रखा जाएगा जिससे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म भर के आपको दिखाया जाएगा वो तो दिखाया जाएगा बाद में, लेकिन वो फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। कुछ चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें, वो कौन कौन सी जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए, उसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं नीट से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम कोड के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं होगा, मैं उन्हें बताऊंगा। फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन पेपर मीडियम के बारे में बात करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आइए पहला देखिए, पहला कंटेंट जो क्या है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका 12 सितंबर संडे का दिन है, 12 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरने का समय कब तक दिया गया है वो देख लीजिए। आप जो है 13 जुलाई को आपका फॉर्म जो है शाम को 5 बजे आ चुका था और 13 जुलाई से 6 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी फीस है, जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी फीस है 1500 रुपये, जो EWS कैंडिडेट हैं उनकी 1400 रुपये, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनकी 800 रुपये। इस तरीके से जो है फीस रखी गई है। बाकी आपको फीस तो पता चली जाएगा। तो वो जो फीस है वो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 7 अगस्त। मतलब आप एग्जाम फॉर्म अगर आप 6 अगस्त तक भर चुके हैं, तब अगर आप बाई चांस अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो 7 अगस्त को आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट 7 अगस्त है तो उस दिन आप फॉर्म भी भर पाएंगे। जी नहीं, उस दिन आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 अगस्त ही है। 6 अगस्त तक आपको फॉर्म भर के सबसे लास्ट स्टेप होता है फीस पेमेंट करने का। तो वो जो लास्ट स्टेप है फीस पेमेंट का वो आप 7 तारीख तक कर सकते हैं, पर उतने आगे तक हमें नहीं जाना है। अभी कुछ दिन 2-4 दिन 5 दिन वेट करिए, उसके बाद फॉर्म आप भर देना, ठीक है। उसके बाद जो है करेक्शन का डेट आपको दिखाया गया है कि 8 अगस्त से 12 अगस्त तक। मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम कुछ आपसे गलती हो जाती है तो उसमें जो भी करेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं वो आप 8 से 12 अगस्त के बीच में कर पाएंगे। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि एग्जाम डेट से मतलब 12 सितंबर से 3 दिन पहले जो है जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा। मतलब 9 सितंबर को मेरे ख्याल से रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम है किन किन शहरों में होने वाला है उस सिटी की घोषणा 20 अगस्त को होगी, ठीक है। तो आप जो चाहें तो अगर 20 अगस्त तक वेट कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो भी सिटीज़ हैं, जो भी उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोबेबल सिटीज़ जो भी हैं जिनमें एग्जाम कंडक्ट होता है आया है हर साल, वो आप लिस्ट आपको दिखा दी जाएंगी। उसमें से 4 सिटी आपको सेलेक्ट करने होंगे जो आप अपने पास के जो भी आपका पास का जगह हो वो पास की सिटी हो वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी जो उसके बाद अगर कुछ चेंजिंग आएगी सिटी में तो वो जो है 20 अगस्त को वो दिखाया जाएगा आपको। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 2 से 5 जो है, इसके बारे में अभी हम आगे भी बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है जो आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपके पास नहीं रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बिना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। किसी का भी मोबाइल नंबर या किसी का भी मेल आईडी नहीं भर देना है। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे में जा करके फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ वो लोग अपनी तरफ से मेल आईडी कुछ बना करके भर देते हैं और बच्चे क्या करते हैं उन्हें हल्के में ले लेते हैं अपना और याद नहीं रखते, तो उनके साथ में ये दिक्कत आ सकती है। तो जो ईमेल आईडी है आपका वो सही होना चाहिए, वो आप अपना यूज करें।
मैक्सिमम बच्चों के पास तो अब है, क्योंकि सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो मेल आईडी कोई ना कोई लॉगिन होगी वही डालें, या फिर अपने पेरेंट्स का जो है वो यूज करें, और मोबाइल नंबर भी अपना जो है वही यूज करें, क्योंकि इसकी भी जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो, है ना, ऐसा नहीं कि जो बंद हो चुका है कोई भी यूज ना करें, क्योंकि इन सब से आगे दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, फिर क्या है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड, है ना, और फोटोग्राफ कैसे होने चाहिए, कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है कलर होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रहेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड काला नीला पीला मत रख लेना, इस बात का ध्यान रखना। इसका जो साइज होगा जेपीजी फॉर्मेट होगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो जहां वो फॉर्म भर रहे होंगे उन्हें आप बता सकते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में जो साइज है 10 से 200 केबी के बीच में ही वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि फॉर्मेट जेपीजी और साइज जो है 10 से 200 केबी के बीच में आपके फोटो का साइज होना चाहिए। ये होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, छोटा सा होता है ना जो आप पर्स वगैरह में लगा हुआ देखते हैं। एक आएगा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, वो भी आपको लेना होगा, इसका 4x6 का इतना बड़ा लगभग फोटोग्राफ होगा। तो ये दोनों फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। तो अभी ये जो आप जब आप जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे तो कम से कम, मेरी बात माने तो कम से कम ये जो पासपोर्ट साइज है वो 8 और 2 जो है कम से कम पोस्ट कार्ड साइज जो है वो लेकर के चलें। एनटीए की वेबसाइट पे आपको ये भी कम से कम 4 से 6 रखने के लिए बोला गया, पर इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। पोस्ट कार्ड साइज कम से कम 2 और जो है पासपोर्ट साइज जो है वो कम से कम आप 8 जो है लेकर चलें। सिग्नेचर जो है वो जो चाहिए आपको 4 से 30 केबी के बीच जो है इस फाइल की साइज होनी चाहिए। ठीक है, और जो पोस्ट कार्ड साइज जो था फोटो उसकी साइज कितनी थी, 10 से 200 केबी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, थंब जानते हैं अंगूठा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है जो आपका बायां हाथ है उसका आपको थंब इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, उसका भी फॉर्मेट आपको दिया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट और 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर बाय चांस किसी के लेफ्ट हैंड मान लीजिए नहीं है या कटवट गया हुआ रहता है, कोई दुर्घटना हुई रहती है जिस वजह से नहीं होता है, तो वो राइट हैंड थंब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्लास 10th जो आपने पास किया उसका आपको चाहिए, वो पीडीएफ फाइल में चाहिए। अब वो कौन से फाइल में चाहिए, पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा क्लास 10th के सर्टिफिकेट का। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जनरल से बिलोंग नहीं करता, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST OBC या EWS इनमें से किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 300 केबी के बीच। उसके बाद जो कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए भी उन्हें सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्म में अप्लाई करना होगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में उनके पास में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और क्या जरूरत है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन बच्चे हैं जो नीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की। तो जनरल कैंडिडेट में यहाँ देखिए जो मिनिमम एज होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज, तो मिनिमम एज की मैं बात करने जा रहा हूं। तो मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। वो ऐसा नहीं है कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसकी उम्र जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक 17 साल पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो बच्चे 31 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2004 के बाद का है, वो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के। ठीक है, 31 दिसंबर 2004 तक जिनका जन्म हो चुका है या फिर उससे पहले हो चुका है वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद वाले नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात तो हो गई। अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये एक 12th के बाद का एंट्रेंस एग्जाम है। तो आपका जो है 12th में जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब होता है औसत, ठीक है, एवरेज, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का नंबर जोड़ देंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों का नंबर जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। अगर वो 50% आ रहा है टोटल मार्क्स का, मान लीजिए 100 नंबर का फिजिक्स था, 100 नंबर केमिस्ट्री, 100 नंबर का बायो, आपके इसमें आए 40, इसमें आए 60, इसमें आए 75, तो इन तीनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय
3 कर देंगे। अगर वो 50% आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप उससे कम है तो एलिजिबल नहीं है। 50% मिनिमम इतना चाहिए, ठीक है। और जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 40% है कि 40% मार्क्स होने चाहिए, इतने लगभग होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है किसी को, तो इतना ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट मतलब आपको एवरेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स में मान लीजिए 50 से कम रह गए तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, एग्रीगेट बोला गया है, ठीक है। आगे चलिए, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप अगर नीट का फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है क्वालिफाइंग एग्जाम कोड में। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम कोड क्या है, ये अभी आपको जो फॉर्म भरते टाइम आपकी अभी के करंट सिचुएशन के बेस पे कि आप करंट में क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बेस पे कोड बनाया गया है, तो ये आपको भरना होता है एग्जाम फॉर्म में। अब जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ ये चीज़ आपको आएगी, बाकी सारी चीज़ें तो एड्रेस, नाम, पापा का नाम, सारी चीज़ें आप खुद ही भर लेंगे, लेकिन जो ये चीज़ है यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो कोड 01 जो है ये कौन लोग भर सकते हैं, तो वो देखिए 12th अपेयरिंग, जो बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं या फिर इस बार लगभग बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और जहाँ पे हो चुका है बिहार वगैरह में जैसे एग्जाम हो चुका है, तो जो बच्चे 2021 में जिन्होंने जो 12th क्लास में है, ठीक है, 2021 में जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम दिए हैं वो बच्चे जो है कोड 01 जो है ये आप अपने फॉर्म में भरेंगे। उसके बाद जो बच्चे 12th पास आउट हैं, तो 12th पास आउट होने में 2 केस है। 12th पास कर चुके हैं आप पिछले साल ही या उससे पहले आप 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, और किसी दूसरे कोर्स में इनरोल नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं मेडिकल फील्ड में कि 12th पास करने के बाद 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और कहीं अदर जगह एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस की, तो वो बच्चे जो है यहाँ पे 2 कोड भर सकते हैं, एक तो कोड 2 और एक कोड 3। तो कोड 2 कौन भरेंगे, जिन बच्चों ने अपना 12th जो है, जिन बच्चों ने अपना 12th जो है वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास किया है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पास करने वाले बच्चे ही कोड 2 भरेंगे, अन्यथा अदर बोर्ड वाले जैसे किसी बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं वो क्या भरेंगे, कोड 3। समझ गए, ये बच्चे क्या है 12th पास कर चुके हैं पर कहीं और अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए कोड 2 और 3 है। और ये बाकायदा यहाँ पे आपको इसमें दिख ही रहा है कि ये इतना लिख दिया गया, मैंने बता भी दिया है, तो अब आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोड 4 जो है वो किन के लिए है, तो कोड 4 उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है। कई बच्चे होते हैं 12th पास करने के बाद जो है मेडिकल इंटरेस्ट नहीं निकला, मान लीजिए वो उन्होंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, उन्होंने बीएचएमएस में एडमिशन ले लिया, बीएमएस में ले लिया, बी फार्मा में ले लिया, इस तरह के कोर्स जो है जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, है ना, जिन्हें प्रोफेशनल कोर्स, अब आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो प्रोफेशनल कोर्स है नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएमएस, बी फार्मा वगैरह, इनमें जो बच्चे इनरोल्ड हैं वो बच्चे कोड 04 भरेंगे। समझ गए, 12th पास कर चुके हैं और साथ के साथ अभी वो नीट देने वाले हैं, लेकिन वो साथ के साथ उनकी पढ़ाई चल रही है इन चीज़ों की, अभी वो इन किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएमएस, बी फार्मा वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो क्या भरेंगे, कोड 04, ठीक है। उसके बाद कोड 05 कौन भरेंगे, तो कोड 05 वो बच्चे भरेंगे जो बीएससी कर रहे हैं, नॉर्मल बीएससी, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है बीएससी, तो बीएससी कर रहे हैं और बीएससी के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, वो बच्चे क्या भरेंगे, कोड 05। उसके बाद जो बच्चे बीएससी के फाइनल ईयर में हैं, यानी कि 3rd ईयर में हैं, या फिर बीएससी पास कर चुके हैं, ठीक है, या फिर बीएससी पास कर चुके हैं, वो बच्चे कोड 07 भरेंगे, सॉरी कोड 06 भरेंगे। कोड 07 का कोई मतलब नहीं रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एनआरआई लोगों के लिए, ठीक है, हम लोग तो साधारण गांव वाले लोग हैं, तो हम लोग को इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सारे कोड थे तो मैंने बता दिया, तो ये कोड से रिलेटेड जानकारी आपकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो देखिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो है ये कैसा रहने वाला है, सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम की टाइमिंग जो है वो 180 मिनट की होगी, मतलब 3 घंटे आपका एग्जाम चलेगा, 2 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा और 5 बजे आपका एग्जाम खत्म होगा भारतीय समय अनुसार, ठीक है। उसके बाद इसमें
आपको दो सेक्शन इस बार जो है सेक्शन वाइज बांटा गया, पहले एक ही सेक्शन होता था, यहां इस बार दो सेक्शन में बांट दिया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके, ठीक है। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। तो यहां देखिए दो सेक्शन में बांट दिया गया है। हमारे पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को यहाँ बायोलॉजी में 2 पोर्शन होता ही है, बॉटनी और जूलॉजी, पहले भी होता था। तो बायोलॉजी जो है उसको सिर्फ बायोलॉजी ना लिख करके अब यहाँ बॉटनी और जूलॉजी करके 4 सेक्शन आपको 4 जो है आपको कंपार्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें सेक्शन बांट दिया गया है। मैं आप बच्चों को बता दूं, पहले भी जो नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन ही होते थे, जिसमें से 50% क्वेश्चन यानी कि 90 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से होता था और 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि इसमें सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन क्या बनाया गया कि इसमें फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। तो आप सोच रहे होंगे 35 प्लस 15 ये तो 50 क्वेश्चन हो गए, जबकि पहले 45 आता था, इसका मतलब 5 क्वेश्चन इस साल बढ़ा दिए गए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यहां जो है 35 क्वेश्चन जो है, ये 35 क्वेश्चन जो है ये तो पूरे ही आपको करने हैं। अगर आप कर सकते हैं तो सारे के सारे ही आपको करने कंपलसरी है। लेकिन ये जो सेक्शन बी का जो 15 क्वेश्चन होगा ये ऑप्शनल होगा। इसमें से कि आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 5 क्वेश्चन आप कोई से छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब टोटल आपको 45 क्वेश्चन ही करने हैं। बस आपको फायदा इतना दिया गया है कि सेक्शन बी में से 15 में से 10 करने हैं। अगर मान लीजिए पहले क्या होता था 45 के 45 क्वेश्चन है, अगर आपको जो नहीं आया वो छूट गया आपका, लेकिन अभी कम से कम ये है कि आपके पास 50 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 45 ही करने हैं। तो ये 35 तो करने ही होंगे, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं। जो 5 आपको नहीं आ रहे होंगे वो छोड़ देना, जो 10 क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहे होंगे, जो आप जिससे आप नंबर उठा सकते हैं, आप वही क्वेश्चंस आपको जो अटेम्प्ट करना है। यही सेम चीज आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन जो है 35 का एक सेक्शन होगा और फिर 15 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। तो हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स जो है आपको प्लस मिलता है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया, आपका आंसर सही है, तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, जिसके कारण 140 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। और सेक्शन बी में क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, 15 नहीं करने हैं, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन करने हैं। कोई 5 जो है आपको छोड़ देने हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगता हो या जो आपको इजी लगता है वही 10 करना है। तो वहां 10 क्वेश्चन है तो 10 × 4 करिए तो 40 जो है आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का सेक्शन बी होगा हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज बॉटनी में भी है और सेम चीज जूलॉजी में भी है। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका -1 मार्किंग जो है किया जाता है, मतलब 1 मार्क्स जो आपके काट लिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर जो है 720 ही बनेगा, जो कि पहले भी होता था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब आ जाइए मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का मीडियम कैसा रहने वाला है, तो आपको पता होगा कि नीट जो है टोटल 11 भाषाओं में जो है ये पेपर कंडक्ट होता है। और 11 भाषाएं ये हैं जो आप जानते हैं, जो कुछ गुजराती लोग होंगे, जो कन्नड़ लोग होंगे, पंजाबी, उन सब के लिए जो है ये है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी वाले ध्यान दें, अभी मैं आप इसके रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहाँ जो है आपको बताया गया है, इस स्लाइड में देखिए कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंग्लिश पेपर चूज किया है, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश आपने चूज किया है, तो पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, समझ गए। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश और हिंदी किया है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन किया जा रहा होता है इंग्लिश से हिंदी या अन्य लैंग्वेज में, तो क्या होता है कई बार गलती होने की चांसेस रहते हैं। तो गलती होने के कारण कहीं पेपर में इधर उधर गलती हो जाए तो इंग्लिश देख करके आप अपना आंसर जो है सही कर सकें। तो मैं आपको बता भी दूं, इंग्लिश को ही जो है वो करेक्ट माना जाता है। अगर कहीं भी
क्वेश्चन पेपर में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, किसी अदर लैंग्वेज में, हिंदी में आ रही हो चाहे गुजराती में आ रही हो, किसी में भी कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश में सही है तो फिर आप उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज चूज किया है तो आपको इंग्लिश वो देगा साथ में, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई सा भी अदर लैंग्वेज चूज किया है तो आपको इंग्लिश साथ में मिलने वाला है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो आप लोग पेपर क्या है, हिंदी ही सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप हिंदी पेपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में मिलेगा। ये एक पेज है, इसमें दो पार्टीशन होगा, एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखा होगा, दूसरी तरफ इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो अपना हिंदी में पेपर सॉल्व करते हैं, उनको तो साथ में इंग्लिश मिलती ही है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यही इंग्लिश में पास में क्या कर लेंगे, रफ वर्क कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंग्लिश पेपर चूज किया है, सिर्फ इंग्लिश किया, तो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आने वाला है। तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा तो आपको रफ वर्क करने के लिए एकदम पेपर के लास्ट पेज पे जाना होगा, मतलब पीछे की तरफ। तो पीछे कैलकुलेशन करना, फिर आगे जो है टिक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके कारण क्या है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी हिंदी में ही पेपर जो है वो सेलेक्ट करें, ताकि आपको स्पेस मिल जाए कि जहां क्वेश्चन है वहीं पे आप जो है उसका, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के साथ में आपको हिंदी मिल जाएगा तो हिंदी पे आप रफ वर्क कर लेना, ठीक है। तो आपको पीछे जो रहे रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हो गई किससे रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश से। अब रीजनल लैंग्वेज जो है, जो बच्चे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जो है एग्जाम देंगे तो उनका पेपर भी रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में भी आएगा। मान लीजिए कोई गुजराती का बच्चा है तो उसका पेपर गुजराती प्लस इंग्लिश में आएगा, कोई मराठी बच्चा है तो उसका पेपर मराठी प्लस इंग्लिश में आएगा। लेकिन इस बात का खासा ध्यान रखें कि जब आप रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, अगर पेपर का रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, अगर आप एक बंगाली स्टूडेंट है और आप पेपर भी बंगाली भाषा में चाहते हैं तो आपको बंगाली और इंग्लिश दोनों मिलेगा जरूर, ठीक है। मान लीजिए आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ने आता, आपको बंगाली में ही आप पेपर पढ़ पाएंगे, तो फिर बहुत आपको सतर्क रहना है। आप ऐसा ना हो कि आपने चूज किया लैंग्वेज क्या, बंगाली, लेकिन आप जा करके बैठे हैं मुंबई में, ठीक है। तो आपको फिर वहां पे बंगाली पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आपको बंगाली पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको बंगाल में होना जरूरी है। इसी तरीके से जो बच्चे मराठी बोलते हैं, मराठी में पेपर चाहते हैं, उनका महाराष्ट्र में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो मराठी वाले बच्चे गुजरात पहुंच जाए तो उन्हें मराठी में भी पेपर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके 2-4 स्टूडेंट्स के कारण जो है पेपर को इधर से उधर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाना मुश्किल है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में पेपर चूज कर रहे हैं तो आप उसी रीजन में एग्जाम के टाइम पे भी रहें, आपका एग्जाम सेंटर भी जो है आप वहीं जो है चूज करें। अगर आपको बंगाली में पेपर चाहिए तो आप जो सेंटर हैं वो बंगाल के ही रखें, बंगाल के बाहर के राजस्थान गुजरात के सेंटर आप चूज ना करें, ठीक है। यही आपका जो है इसमें पूरा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यही सारी चीजें हैं कि आपको जो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड दिया गया है कि इंग्लिश अगर आपने रखा तो आप इंग्लिश तो हर जगह ही मिलना है, कंपलसरी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज चूज करें इंग्लिश साथ में आएगा ही। तो इसका जो सेंटर है ऑल इंडिया में होगा, तो आप कहीं पे भी अगर सेंटर चूज करते हैं तो इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दिक्कत आ सकता है क्या, अदर लैंग्वेज में, जैसे आपने असम चूज किया है लैंग्वेज पेपर का, तो आपका एग्जाम सेंटर भी असम में ही होना चाहिए। अगर कहीं और हो गया तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। समझ गए, इसका पूरा मतलब समझ गए होंगे अब आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सिलेबस। लास्ट और अंतिम जो है हमारा इसी पे बेस्ड है। अभी क्योंकि आपने देखा सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बात हो रही थी, जिसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बात हो रही थी, जिसमें एक सेक्शन बी, ठीक है। इसमें आपने देखा कि हर एक सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो 35 क्वेश्चन और साथ में 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 करने हैं। जिसमें से कितने करने हैं, 10 करने हैं। तो अब इससे रिलेटेड सिलेबस जो है ये नीट ने नहीं बताया है कि आखिर सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या फर्क रहने वाला है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी का उन्होंने फर्क नहीं बताया है कि ये क्या डिफिकल्टी लेवल के ऊपर क्या ये पेपर है या फिर सिलेबस के ऊपर है। हाँ, कुछ हिंट जरूर मिलती है। उन्होंने ये जरूर लिखा हुआ है कि हमारे पास में अदर स्टेट से जो है रिक्वेस्ट आया था कि
मैक्सिमम जगह आप जानते हैं इस बार कोविड की वजह से जो बोर्ड का सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया था, 70% तक ला दिया गया था। 70% ही सिलेबस आया था बोर्ड एग्जाम्स में, 30% जो है हटा दिया गया था। तो इसलिए बहुत सारे स्टेट ने उनसे रिक्वेस्ट की एनटीए से कि आप जो है जो पेपर जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाया है। ये बात एनटीए ने खुद कही है, लेकिन इसमें कौन सा सिलेबस किस पे बेस्ड होगा ये जो है उन्होंने नहीं बताया है। हाँ, इतना जरूर है, अगर हम थोड़ा सा गैस करें तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह कंफर्म नहीं। जो सेक्शन ए जो है, जहां तक इसका सवाल है, तो जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है, जैसे सीबीएसई या अदर कोई भी बोर्ड हो, लगभग सब जगह सेम ही रहा है। रिड्यूस सिलेबस जो है 70%, रिड्यूस सिलेबस जो है 70% है ना, जो काट करके 30% हटा दिया गया, और 70% जो सीबीएसई का सिलेबस जो रहने दिया गया है, उसी में से ये 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन जो है जो रिड्यूस सिलेबस है उसी में से आएंगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप सभी अभी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं दिया गया, उसने जो लिंक दी है सिलेबस के लिए एनटीए ने, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है फिलहाल, तो उसके बेस पे अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते सिलेबस के बारे में कुछ भी, लेकिन जहां तक यही होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये जो सिलेबस कट हो चुका है ना, रिमूव्ड सिलेबस जो है उससे आ सकता है। जो रिमूव्ड सिलेबस जो है, अभी जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो 30% जो रिमूव्ड सिलेबस हैं, उनसे जो है ये 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप, अभी एनटीए की तरफ से कुछ नहीं आया, कंफर्मेशन आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आता है तो आपके एग्जाम की तैयारी करने की स्ट्रेटजी भी यही होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो रिड्यूस सिलेबस रहा है इस बार बोर्ड एग्जाम्स का, उनको देख लेना है, और जो चैप्टर और जो सिलेबस रखा गया है कि हाँ ये बोर्ड में पूछा जाएगा, बोर्ड में जो सिलेबस था सिर्फ उनको पहले कवर करिए, उनको अच्छे से कवर करिए, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, उनके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करिए, और जो सेक्शन जो हटा दिए गए हैं उसको आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ से कम क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके ज़्यादातर पोर्शन यहाँ से आने वाले हैं, तो पहले आप इसको कवर करिए। यही, बाकी ये जो है ये भी हो सकता है कि जो ये जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन ए, तो जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ कि 70% जो आपका सिलेबस है वहीं से, जो 70% रिड्यूस सिलेबस है वहीं से होने वाला है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन हमें करने हैं, या ये 15 क्वेश्चन जो देगा, ये हो सकता है कि जो सिलेबस 30% काट के हटा दिया गया हो, 15 के 15 क्वेश्चन ये वहीं से दे दे, या फिर ये हो सकता है इस 15 क्वेश्चन में से भी 8 क्वेश्चन सेक्शन ए का जो सिलेबस है वहीं से ले, और 7 क्वेश्चन जो है जो सिलेबस हटा दिया गया काट के वहीं से ले, या फिर ये रेशियो कुछ भी हो सकता है ना। ये जो 30% जो काट के सिलेबस हटा दिया गया है इसमें से, और जो सिलेबस जिनका बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, इन दोनों का कुछ भी रेशियो लेकर के ये सेक्शन बी बनाया जा सकता है। वो किस रेशियो में क्वेश्चंस होंगे ये किसी को नहीं पता है। बाकी अभी तैयारी के लिए अगर आप स्ट्रेटजी देखें, सबसे पहले आपको सेक्शन ए के हिसाब से जो है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो ये बात होगी सिलेबस के बारे में। इसमें क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इस पे अभी कंफर्म जो है जानकारी किसी को भी नहीं है, हमें भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी इसके बाद जो सिलेबस से रिलेटेड अगर हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो हम उसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो जो है प्रोवाइड जरूर करेंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।